दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐप पर हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट होता है और शाम को उसका एनालिसिस आपको मिलता है। आज हमारा टेस्ट नंबर 11 हुआ है। आपने यदि टेस्ट नहीं दिया तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करें और अगले मंडे को तैयार रहें। ऐप डाउनलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप टेस्ट अटेंड कर पाएंगे। यदि टेस्ट दिया है तो उसका एनालिसिस देख लीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आना था, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। स्कोर क्या रहा आपका कमेंट ज़रूर कीजिए और इसकी जो रैंक है वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड इसे ज़रूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के और सभी क्वेश्चन आपको विस्तार से कारण सहित हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि उत्तर कैसे आया। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन लास्ट तक आप ज़रूर देखें, बेहतर समझने के लिए एक एक पॉइंट पर चर्चा भी करेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक सर्किट को रिमोट कंट्रोल ऑपरेट करते हैं हम, तो उससे कैसे ऑपरेट किया जाता है। यानी रिमोट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिमोट का मतलब होता है कि जैसे एक मोटर है मान लीजिए, तो मोटर साइड में मान लीजिए कि 1 किलोमीटर दूरी पर लगी हुई है, जबकि हमारा कंट्रोल रूम 1 किलोमीटर दूर है और हमें वहाँ से उसे स्टार्ट और स्टॉप करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए मैग्नेटिक स्विच काम में लिया जाता है। यानी मोटर में जो ऑन ऑफ करने के लिए है तो वो सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर को कमांड आती है तो एक कॉइल उसकी एक्साइट होती है और वो कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करवाती है। बी उत्तर हमारा यहाँ पर सही रहेगा। मैग्नेटिक स्विच यानी चुंबकीय स्विच इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यदि छोटे आकार की अर्थ तार उपयोग की जाती है तो क्या होगा। यानी अर्थ तार का साइज कुल मिलाकर मोटा रखा जाता है, तुलनात्मक रूप से आकार यदि छोटा होगा तो हम सब जानते हैं पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा और जब उस तार में से लीकेज करंट प्रवाहित होगी तो उसमें बहुत अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी इट विल प्रोड्यूस हेवी वोल्टेज ड्रॉप इन अर्थ वायर। अर्थ वायर में बहुत उच्च वोल्टेज ड्रॉप होगी। सी ऑप्शन आपको इसमें सही करना था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक परिपथ में किलोवाट की तुलना में kVAr का मान यदि निम्न है तो ये किसे संकेत करता है। यानी कंपेरेटिवली किलोवाट जो है वो अधिक है और kVAr जो है वो कम है। देखो किलोवाट जो होता है ना वो कोस फाई से होता है और kVAr जो होता है वो साइन फाई से होता है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि साइन का मान kVAr का मान कम होने का मतलब है थीटा का मान कम होना, क्योंकि साइन में थीटा का मान जितना कम होता है वैल्यू उतनी कम होती है, लेकिन कोस में थीटा का मान जितना कम होता है तो मान उतना ही अधिक होता है। जैसे कोस 0 डिग्री है तो मान इकाई होता है, जबकि उसी 0 डिग्री को साइन में रखते हैं तो मान होता है 0। यानी कंपेरेटिवली हमारा पावर फैक्टर उच्च है उसका। यानी यूँ भी बोल सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कम है। जब फेज डिफरेंस कम होगा तो पावर फैक्टर अधिक होगा और पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा तो किलोवाट उतना ही अधिक होगा और kVAr उतना ही कम होगा। बी उत्तर करना है हमें यहाँ पर, हाई पावर फैक्टर। नेक्स्ट सवाल है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनी होती है। देखो ट्रांसफार्मर की कोर वैसे तो सिलिकॉन स्टील की है, ये ऑप्शन नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन होता है CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। लेकिन जब फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग पूछते हैं ना तो देखो हम सब जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी हाई होने से आयरन लॉस उतना ही अधिक होगा और आयरन लॉस को कम करने के लिए हम कोर ही चेंज कर देते हैं और एयर कोर लगा देंगे। जब लोहा है ही नहीं तो लोहा हानि भी वहाँ पर नहीं होगी। यानी हाई फ्रिक्वेंसी वाले में आयरन लॉस बहुत अधिक हो सकता है। अब यहाँ पर कई बार फेराइट कोर का भी ऑप्शन आता है, ध्यान रखें। तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के लिए फेराइट कोर होती है, हाई और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए एयर कोर का उपयोग करते हैं ताकि उसमें आयरन लॉस न हो, क्योंकि लोहे की कोर नहीं होगी तो आयरन लॉस अपने आप कम हो जाएगा। फिल्टर परिपथों में प्रयुक्त कैपेसिटर सामान्यतः कौन सा होता है। तो जनरली हम वहाँ पर जो यूज करते हैं वो सिरामिक कैपेसिटर होता है। वैसे भी देखो PCB पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है उसमें जनरली जो
हमारा कैपेसिटर लगता है वो सिरेमिक कैपेसिटर ही होता है। सी उत्तर अपना इसमें सही रहेगा। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछा गया था अगले सवाल में। तो फ्यूजिंग फैक्टर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात होता है, यानी वह करंट जिस पर फ्यूज उड़ गया था और वह करंट जिस पर उसे रेटेड किया गया था, उन दोनों का अनुपात होता है। सामान्यतः फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा इकाई से अधिक होता है और एक HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है, यानी हमें यहाँ पर बी उत्तर सही करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सवाल है कि किसी भी चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है। देखो चुंबकीय विभव हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स को ही बोलते हैं और ये एम्पीयर टर्न में मापा जाता है। सी उत्तर हो जाएगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जैसे ही होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल यानी EMF के जैसा MMF होता है। एम्पीयर टर्न इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट सवाल है कि अंडरग्राउंड केबल में कवचिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो आवरण के लिए हम या तो शीशा या शीशे का एलॉय काम में लेते हैं, यानी लेड या लेड एलॉय काम में लिया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कोर को नमी से सुरक्षा देना, कोर को नमी से बचाव करना। अगला सवाल है कि सीयरिंग के लिए किस प्रकार की मशीन काम में लेंगे। देखो कर्षण नहीं था, ये कर्तन ही लिखा था मैंने। सीयरिंग यानी एक तरह से कटिंग टूल के लिए आ जाता है। तो इसमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन होती है, ध्यान रखें। सीयरिंग और पंच मशीन बोलते हैं इनको और इनके लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। आपको डी ऑप्शन के साथ जाना था। आगे सवाल पूछा गया कि 10 ओम प्रतिरोध का एक तार है, यदि इसका व्यास दोगुना कर देंगे तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों यदि अपन व्यास को दोगुना करते हैं तो एरिया ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाता है, ध्यान रखें। और जब एरिया 4 गुना हो जाता है तो प्रतिरोध अपने आप ही 1/4 हो जाता है। और जब प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, तो जो 10 ओम वाला था वो अपने आप ही कितने का रह जाएगा, 2.5 ओम का हो जाएगा। यानी जो 10 ओम का था वो 1/4 हो गया अपने आप ही व्यास दोगुना करने से। तो प्रतिरोध 1/4 हो गया और आंसर हो गया 2.5 ओम इसका। अगला सवाल है कि 4 पोल AC मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 720 डिग्री। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस डायोड में रिवर्स रिकवरी टाइम मिनिमम है। देखो जिस डायोड में रिवर्स रिकवरी टाइम जितना कम होगा डायोड का ऑपरेशन उतना ही फास्ट माना जाता है। तो एक बार पहले एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें यह था कि कौन से डायोड का ऑपरेशन सबसे तीव्र होता है और उसका आंसर था शॉर्टकी डायोड। इसलिए शॉर्टकी डायोड जो है इसका रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होता है और ये तीव्र ऑपरेशन वाला माना जाता है। वैसे इसकी पहचान है कि ये एक तरह से मेटल रेक्टिफायर की श्रेणी में आता है। इसमें कोई PN जंक्शन नहीं होता है, एक तरफ N होता है और एक तरफ मेटल होता है इसमें। अगला हमारा सवाल है कि 9 ओम प्रतिरोध वाली एक तार को समबाहु त्रिभुज की आकृति में मोड़ा गया, यानी ऐसी आकृति बनाई त्रिभुज की जिसकी तीनों भुजाएं समान मान की हो। समबाहु का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोनों के बीच प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखो ये बन गया एक तरह से डेल्टा, ठीक है। और इस तरह का मान जब भी आए तो किन्हीं भी दो कोनों के बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू R। R का मतलब प्रत्येक भुजा का मान। देखो जब 9 ओम का टोटल था उसको यदि हमने 3 बराबर भुजाओं में बांट दिया तो प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना हो गया, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो 2/3 इंटू 3 करेंगे तो उत्तर आएगा 2 ओम। यानी किसी भी दो कॉर्नर के बीच में हम जब टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 ओम। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आइसोलेटर क्या होता है। देखो हम सब जानते हैं कि आइसोलेटर हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है ना। इसका मतलब ये एक तो ये ध्यान रखें कि ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, पहली बात तो ये मैनुअल ऑपरेट स्विच है। दूसरी बात एयर स्विच की तरह ही होता है ये, यानी साधारण हमारा जैसे ICTP स्विच होता है ना उस तरह का स्विच होता है ये, मैनुअल ऑपरेट करते हैं। हमेशा इसको तब काम में लेते हैं जब हमारी लाइन पूरी तरह से
अनऊर्जित की गई हो, यानी अगर लाइन चार्ज है तो आइसोलेटर ऑपरेट नहीं हो सकता। बी उत्तर सही रहेगा, एयर स्विच है और मैनुअली ऑपरेटेड है। अगला सवाल है कि लोड लाइन और डायोड की जो विशेषता वक्र होती है उनके कट ऑफ पॉइंट को हम, जैसे ये लोड लाइन आती है और ये डायोड की विशेषता वक्र है, तो इनके बीच में जहाँ भी ये कट ऑफ आता है उसको हम क्यूसेंट पॉइंट, ऑपरेशन पॉइंट या प्रचालन बिंदु के नाम से जाना जाता है। ए उत्तर सही रहेगा, शांत बिंदु या क्यूसेंट पॉइंट इसको बोल सकते हैं। ये एम्पलीफायर के प्रकार पर निर्भर करता है, कहाँ मिलेगा, किसी में लोड लाइन के बीच में होता है, किसी में बाहर रेखा के नीचे भी मिलता है अपन को। क्लास ए बी और सी, इन चारों का अलग अलग होता है। अगला सवाल है कि 3 फेज 4 पोल 12 स्लॉट वाली सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से चल रही है, इसकी स्लॉट एंगल का मान कितना होगा। स्लॉट एंगल का मतलब होता है डिग्री प्रति स्लॉट का मान। डिग्री प्रति स्लॉट के लिए फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, यानी प्रत्येक स्लॉट का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना था, 180 इंटू पोल बटे स्लॉट करना था। उत्तर आएगा आपका 60 डिग्री। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान आप भी ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपका भी इतना ही उत्तर आया और क्या ये क्वेश्चन आपका सही हुआ। 60 डिग्री उत्तर आएगा प्रत्येक स्लॉट का मान। अगला सवाल है कि पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग कहाँ करते हैं। देखो 3 तरह की टरबाइन होती है जल वाली टरबाइन, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कापलान। पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए काम में लेते हैं, वहीं कापलान टरबाइन लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए काम में लेते हैं। बेक ईएमएफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बेक ईएमएफ का फॉर्मूला लिख दो, फाई जेड एन पी बटे 60A, और जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे तो आपको अपने आप पता लग गया कि ए यानी पैरेलल पाथ के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। फाई जेड एन पी इन चारों के समानुपाती है, जबकि ए यानी धारा के समांतर रास्तों के व्युत्क्रमानुपाती है। सी उत्तर करेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगला सवाल है कि नमी वाले स्थान के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। ऐसी वायरिंग लगाएंगे जो नमी को आर पार नहीं होने देता हो। अभी हमने बात की कि अंडरग्राउंड केबल में हम नमी सोखने के लिए शीशे का एलॉय लगाते हैं, तो लेड शीथ आ जाएगा इसमें। लेड शीथ वायरिंग जो है ये नमी को बचाव करेगी, इसलिए नमी वाले स्थान पर अपन इसको लगा सकते हैं। सबसे अधिक दक्षता वाली डैम्पिंग प्रणाली कौन सी है, तो कई बार ये सवाल हम कर चुके हैं। एडी करंट डैम्पिंग प्रणाली जो होती है, जिसमें परमानेंट मैग्नेट के बीच में एल्यूमिनियम का डिस्क होता है, ये डैम्पिंग प्रणाली तुलनात्मक रूप से बाकी सभी से अधिक दक्षता वाली मानी जाती है। डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही सूत्र क्या है। आउटपुट उपयोगी यांत्रिक शक्ति और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का अनुपात होता है। आउटपुट यूजफुल मैकेनिकल पावर और टोटल इंड्यूस मैकेनिकल पावर का रेशियो जो है वो मैकेनिकल दक्षता होती है। परमेबिलिटी की इकाई है तो हेनरी प्रति मीटर होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, ये हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। ये ऑप्शन सही रहेगा। निकिल आयरन सेल का इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH हो जाएगा इसमें। और H2SO4 यानी तनुगंधक कामल, ये हमारे ज़्यादातर लेड एसिड सेल में होता है। सी उत्तर इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस दोगुना हो गया, भार धारा में कितनी वृद्धि हुई होगी। देखो भार धारा अगर दोगुनी होती है तो कॉपर लॉस 4 गुना होता है, इसके लिए 41% की वृद्धि होगी और ये कैलकुलेशन आपको करके देखनी है। मान लीजिए कि किसी समय भार धारा को आप इकाई मानते हैं और कॉपर लॉस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि कॉपर लॉस 1 है और ये पूरी कैलकुलेशन अपन 1 के हिसाब से करते हैं और प्रतिरोध भी 1 मानते हैं। अब वो कह रहा है कि कॉपर लॉस दोगुना हो गया, यानी ये 2 आ रहा है आपका, ठीक है। तो धारा पूछी है, प्रतिरोध तो 1 ओम पहले से ही है, धारा का वर्ग निकालना है, तो क्या उत्तर बनकर आएगा 2/1 का अंडरूट निकालना है। तो अंडरूट 2 का मान कितना हो गया 1.414, यानी धारा पहले 1 थी अब 1.414 हो गई, तो लगभग 41% की इसमें वृद्धि हो गई।
अगला सवाल है कि सर्वाधिक कलर रेंडरिंग इंडेक्स किस लैंप की है, यानी CRI सबसे ज़्यादा किसका है। इनकैंडिसेंट लैंप का है, 100 तक होता है। इसके अलावा दूसरा जो और है उसका नाम है हेलोजन लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप और हेलोजन लैंप दोनों का कलर रेंडरिंग इंडेक्स सर्वाधिक है और लगभग दोनों का 100 माना जाता है। तो बस दोस्तों, यही थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आपका स्कोर ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।